प्रोफेसर सज्जाद मापारी हाजिर हूँ अपने अगले संस्करण के साथ, जिस सीरीज़ का नाम है सज्जाद के सितारे। सज्जाद के सितारे में आज हम आपके सामने एक सितारे को पेश कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी को हम बयान करेंगे आपके सामने। वो सितारा ऐसा है कि जिसको हम यूनिक, बिल्कुल अलग, लीग से हट कर कहा जा सकता है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने आप को एक ऐसे कल्चर के साथ ढाला, एक ऐसे कल्चर के साथ अपनी आइडेंटिटी को बताया जो आज तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। ये वो शख्सियत है जिनका नाम हम एनजीओज़ के दौर में, एनजीओज़ के जो सर्कल्स हैं, इसमें हम सुनते हैं। इनका नाम हम सुनते हैं इकोनॉमिक फोरम्स के सिलसिले में, और आज हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हासिल की गई। ये हम जानना चाहते हैं कि फ़ारूक अहमद ख़ान से मराठा खान बनने का सफ़र, और फिर वहाँ से उनके एमएमवीपी का सफ़र, और वहाँ से लेकर आज मिल्लत इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम एलएलपी का सफ़र, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज के हमारे इस सितारे के साथ। आज के हमारे इस संस्करण के सज्जाद के सितारे हैं फ़ारूक अहमद ख़ान साहब उर्फ़ मराठा खान साहब। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और आज सज्जाद के सितारे में आपने हमसे बात करना जो मंजूर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे बहुत सारी चीज़ें आज हम दोस्तों तक पहुंचाना चाहेंगे। खान साहब, वेलकम टू आवर चैनल। जी सज्जाद सर, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हम जैसे टिमटिमाते हुए जुगनू को जो है अपने सितारों की फहरिस्त में शामिल किया। इसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ। तो हम शुरू करना चाहेंगे फ़ारूक अहमद ख़ान साहब के बनने की कहानी से, अर्ली चाइल्डहुड से, आपकी जो बचपन की ज़िंदगी रही होगी, आपकी जिस तरीके से आपकी फैमिली लाइफ और आपकी स्कूली लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ, और वहाँ से जो आपका एक सफ़र रहा होगा कि जहाँ पर आपको कुछ लोगों ने इम्प्रेस किया होगा, इन्फ्लुएंस किया होगा, इंस्पायर किया होगा, उन लोगों के बारे में हमारे दोस्तों को आप बताएं। जी, बचपन की लाइफ तो मेरी सामान्य रही है, बहुत सी आम बच्चों की तरह, जिस तरीके से नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसी तरीके का ज़िंदगी तालीम हासिल करेगा। लेकिन एक है कि बचपन से मेरे अंदर कुछ ऐसी जुस्तजू करने की, और कुछ हालात मैंने उस ज़माने में ऐसे देखा था जब मेरे बचपन में मैंने इमरजेंसी के हालात को देखा था। और शायद वो बचपन में मेरे अंदर इमरजेंसी के हालात और उस वक्त के होने वाले आंदोलनों को, और जयप्रकाश नारायण के आंदोलनों में जो साथ दे रहे थे, मेरे वालिद साहब भी उसके अंदर जुड़े हुए थे। और एक मूवमेंट के तहरीक के हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है चलना, हुकूमत से जो है अपनी बातों को मनवाना, ज़ोर ज़बरदस्ती से हुकूमत चलाना, आवाम को जो है कैद करके रखना, ये तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है मेरे अंदर भी एक वो जज्बा जगता था। और मैं तारीख़ का मुताला करता रहा, और ये मेरा शौक़ था। मुझे तारीख़ बहुत पसंद है, मैं हिस्ट्री से बहुत मुतासिर रहा। ऐसे मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई भी ऐसे ये हालात तो नहीं आए कि जिसकी वजह से ये हुआ, लेकिन जो समाज में घटता था उन हालात को देख करके मैं उससे मुतासिर होता था, और उसके ख़िलाफ़ या उसके अंदर बदलाव होने के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। मेरी जात से अपनी उम्र के हिसाब से जब जिस एज में मैं रहा, तब मैंने उस उम्र के अंदर वैसे कामों के अंदर हिस्सा लिया है। खान साहब, ये जानना चाहेंगे कि आपका अर्ली एजुकेशन, जो शुरुआती दौर की शिक्षा थी, वो कहाँ हुई? मैंने जो है मेरी तालीम जो है अंजुमन खैरुल इस्लाम कुरला से उर्दू स्कूल से हासिल किया है। वहीं से मैंने एसएससी पास किया। उसके बाद में मैंने एचएससी तक का जो है बुरहानी कॉलेज से तालीम हासिल किया। फिर मैंने जर्नलिज़म का कोर्स किया, उर्दू जर्नलिज़म साबू सिद्दीक से मैंने किया। और उसके बाद में जो है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में कुछ वक्त इनकलाब के साथ में जुड़ा रहा, फिर कुछ दूसरे अखबारात के लिए मज़ामीन वग़ैरह लिखता रहा, और मुताला वग़ैरह मेरा चलता रहा उसी दौरान में। मगर वहाँ मुझे जो है तालीम के बाद में जो है मेरी लाइफ के अंदर मुझे वो अर्निंग नहीं मिल रही थी जहाँ जो मुझे करना चाहिए था, तो मैंने बिज़नेस की तरफ रुख इख्तियार किया। हाँ साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन लोग थे, ऐसी कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने आपको मुतासिर किया, आपको इम्प्रेस किया, आपको इंस्पायर किया, और वो आज भी आपके जहन में हैं? ये शख्सियत तो मेरे लिए वो एक ही शख्सियत है, हमारे रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ने मुझे बचपन से मुतासिर किया है। और मैं कोशिश करते रहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करूँ। वैसे मैं खरा तो नहीं उतर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करते रहता हूँ
कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मैं जो है अपनी ज़िंदगी के अमल में लेके आऊँ। ये हुई मेरी मज़हबी शख्सियत से जिनसे मैं मुतासिर हुआ हूँ। उनमें जो है सहाबा कराम के भी किरदार है, खुसूसन मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। और उसके साथ साथ में मैं भारत के अंदर अगर किसी से मुतासिर हूँ, भारत के जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इस अरेंजमेंट में कोई तारीख़ी शख्सियत है, कोई अहम शख्सियत है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के शख्सियत से मैं मुतासिर हूँ। फारूक अहमद खान से मराठा खान बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? दरअसल ये एक मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग मुंबई शहर में रहते हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा जो है महाराष्ट्र है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जो है पॉलिटिकल रियासत भी महाराष्ट्र को कहा जा सकता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा तादाद में एमपीज़ चुन करके पार्लियामेंट में जाते हैं। मैं पिछले 30 सालों से जो है तकरीबन सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में मुब्तला रहा, और बम्बई की सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जब से मैं इन्वॉल्व रहा तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे महसूस किया कि दिन ब दिन जो है मुंबई से जो है महाराष्ट्र के जो मुसलमानों का जो है सोशल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कम होता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से भी जो है उनका मुसलमानों का जो है सोशल पॉलिटिकल जो है लीडरशिप जो है उनकी उतनी उभर करके नहीं आ रही है जिस तरीके से आना चाहिए, जैसे माजी में हुआ करती थी। और जैसे कि महाराष्ट्र जो है वो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, यहाँ से असेंबली चलती है, 288 एमएलएस जो है यहाँ से चुन करके आते हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड ऑफिस, सारे दफ्तर यहाँ पे है, सारे बड़े बड़े लीडरान यहाँ पे मौजूद है, सरकार यहाँ से चलती है, मुख्यमंत्री यहाँ से बनता है, और ये तमाम चीज़ें होती है। उसके बावजूद भी जो है महाराष्ट्र का मुसलमान जो अपने ग्रामीण इलाके से उन लोगों को चुन करके भेजता है जहाँ से जो है उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनता है, उन्हीं में से कोई पार्टी प्रेसिडेंट होता है, उन्हीं में से कोई कुछ होता है, तो रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिलता। इसके लिए मैंने ये महसूस किया, और जो है मैंने ऐसे महाराष्ट्र के जो है ऐसे लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए भी सोशल पॉलिटिकल और रिलीजन लीडरशिप जो है इनमें से भी डेवलप होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम जो है इस शहरी ज़िंदगी के अंदर हम लोग अपने महाराष्ट्र से दूर हो गए। हम कहीं ना कहीं हम या हमारे पीछे जो लोग थे वो वहीं से आए हैं या रोज़ी रोटी की तलाश में, और फिर अपने गांव के लोगों को भूल गए, उनकी समस्याओं को भूल गए, जबकि हम सत्ता से बहुत करीब है। हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है असेंबली तक पहुंचना, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है सचिवालय तक पहुंचना, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है मंत्रालय तक पहुंचना, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है मंत्रियों से मिलना। और वो मंत्री जो यहाँ पर अलग अलग विभागों को संभालते हैं और मुख्यमंत्री जो संभालते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे महाराष्ट्र के किसी न किसी इलाके से बिलोंग करते हैं, और उनके वोटरों में एक बड़ी संख्या वहाँ के मुसलमानों की भी होती है। तो उनकी भी समस्या जो है वहाँ तक उन तक पहुँचाना, और उनको उनके लोगों को वहाँ पे जो है जो जिस किस्म की भी वहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत हो उसको फॉलोअप करने के लिए क्यों ना हम महाराष्ट्र के ग्रामीण मुसलमानों के लिए एक पुल का काम करें। इस बात पर लोगों ने इत्तेफाक कायम किया, और हम लोगों ने जो है महाराष्ट्रीयन मुस्लिम विकास परिषद की बुनियाद डाली। अब रही सवाल ये है कि मराठा खान आप कैसे हो गए, तो इस मूवमेंट में जब हम चलते रहे तो हमने ये भी महसूस किया, जैसे कि आप सज्जाद मापारी है, तो मापारी और सावंत और देशमुख ऐसे मुसलमान हैं जो इनके सरनेम ऐसे लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्टेड मुसलमान है। तो हमारी भी एक आइडेंटिटी होगी कहीं ना कहीं। इसकी जब हमने तलाश की तो हमको ऐसा मालूम पड़ा कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं मराठा समाज से कन्वर्ट हुए हैं, और जो है हम लोग उसके अंदर उसमें से है। तो फिर हमारी एक बहुत बड़ी बिरादरी जो है हमारा भाई बंधु जिनके साथ में हमारा बनता है, जो मराठा बिरादरी के साथ में, तो वो मराठाओं के साथ में हमारी सिमिलरिटी होती है, उनके हम करीब जाते हैं। और महाराष्ट्र की जो मराठी भाषा है, जो महाराष्ट्र के जो है मराठी बोलने वाले लोग हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान सारे लोग हो, उन लोगों के साथ में हमारी कुर्बत हो जाए, हमारे लिए आसान हो जाए कि उनकी और हमारी आइडेंटिटी हो। तो इस तरीके से लोगों ने ही मुझे जब इस मूवमेंट से जुड़ा मराठी मुसलमान, क्योंकि एक बहुत सारे लोगों ने जैसे बाल ठाकरे ने और राज ठाकरे वगैरह ने जो मराठी मुसलमानों की मूवमेंट शुरू की, मराठियों की मूवमेंट शुरू की, तो उसमें कहीं ना कहीं मराठी मुसलमान एब्सेंट रहा, उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव करने वाला कोई नहीं रहा। तो हमारी ये चलने लगी, तो तब लोगों ने जो है खुद ही पुकारना शुरू कर दिया, मराठा खान, वो मराठा मुसलमान की आवाज़ करता है जो, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा हुआ, मुतासिर करने वाला रहा। तो हमने अपनी आइडेंटिटी जो है वहाँ से मराठा खान से जो है अपने इसको ये कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भारत भर में लगभग जो है मराठा खान के नाम से ही जाने जाते हैं, और ये हमारी एक जिसको बोलते हैं तहरीकी शनाख्त बन गई है।
आगे हट के हम और आगे बढ़ते हैं तो आपके बारे में हम एक चीज़ देखते हैं कि आपने मिल्लत इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम एलएलपी बनाई, जिसके मकासद क्या हैं और इस वक्त वो किस मकाम पर हैं, दोनों बातें आपसे जानना चाहेंगे। जो मिल्लत इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम, ये जो है महाराष्ट्रीयन मुस्लिम विकास परिषद में जो मैं महाराष्ट्र में काम करता रहा, मैं अलग अलग तहरीकों से जुड़ा रहा, मैं अलग अलग जो है संस्थाओं से जुड़ा रहा। हमारी जो है मुस्लिम आरक्षण के लिए हमने 2010 से मूवमेंट चलाए, उसमें मैं शामिल रहा। इसके अलावा साहित्यकारों की एक बहुत बड़ी तंजीम है मुस्लिम मराठी सांस्कृतिक साहित्यिक मंडल, उसके साथ मैं जुड़ा रहा। हर 2 साल 3 साल के अंदर हमारे सम्मेलन अलग अलग जगह होते रहे। तो ऐसे विचारवंतों के बीच में बैठने का मौका मिला और उनसे जब बातें करने लगी तो हमने ये महसूस किया कि हमारे मुसलमानों के, खुसूसन इस मुल्क के अंदर जब मुसलमानों की जो है जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स वगैरह देखा जाए तो वो तमाम चीज़ों के अंदर ये समझ में आ रहा है कि मुसलमानों की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत ख़राब है। अच्छा, ये महसूस करते थे और उसकी वजूहत को हमको ये दिखता था कि भाई तालीम की कमी की वजह से हो रहा है, तालीम की कमी की वजह से हो रहा है। तो तालीम तो हम अपने बच्चों को दिला सकते हैं, लेकिन हमारे पास तालीम नहीं होने की वजह से हम कैसे के पीछे रहेंगे। हमारे पास संसाधन होने चाहिए जिसकी वजह से हम बच्चों को तालीम दिलाएंगे। फिर हुआ ये कि पिछले साल लॉकडाउन हो गया। अब ये लॉकडाउन होने के वजह से जो है मार्च से जब पिछले साल लॉकडाउन लगा तो वो लॉकडाउन कंटिन्यू चलता रहा और लोग परेशान रहे जो खाने। और उसी दौरान एक देश के अंदर तो कई बरसों से ये चल रहा है कि खुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जो ऐसा नफ़रती माहौल पैदा किया जा रहा है जिसके अंदर किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार मुसलमानों को बनाया जा रहा है और उस चीज़ का इल्ज़ाम सारा मुसलमानों पे थोपा जा रहा है। मुसलमानों को नापसंदीदा नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हमने महसूस किया। और उसी दौरान में जो है टीवी मीडिया वाले जो है दिल्ली मरकज़ को लेकर के और जो है तबलीगी जमात और जो है निज़ामुद्दीन मरकज़ की वजह से जो तबलीगी जमात का इशू उठा करके और मुसलमानों को कोरोना बम और ये वो सब ऐसा महसूस कर, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर अलग अलग जगह पर जो है ऐसा माहौल बनने लगा कि जो हमारे बिरादरान वतन है जो मुसलमान नहीं है वो लोगों को ऐसे लगने लगा कि मुसलमान जो है एक छूत की बीमारी है। इस वजह से उनके साथ में जो है कोई व्यवहार नहीं करना, कोई कारोबार नहीं करना, उनके साथ कोई व्यापार नहीं करना। ये तमाम चीज़ें जब होने लगी तो बहुत सारी जगहों पर बाइकआउट होने लगा। और ऐसे भी पहले हो रहा था कि कहीं पे फ्लैट नहीं दिया जा रहा है, कहीं जोमेटो का जो है डिलीवरी बॉय जा रहा है खाना डिलीवर करने तो उससे खाना नहीं लिया जाता है कि भाई तुमसे नहीं लेंगे। तो इस तरीके से एक अलग थलग करने की मुहिम छिड़ गई जिसके अंदर मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। अच्छा, जब कोरोना का ज़माना चल रहा था तो उस वक्त सब लोग बेरोज़गार थे और ऐसे बहुत सारी तंजीमें और बहुत सारे सामाजिक सेवा करने वाले लोग जो है उन्होंने गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए अनाज तकसीम है जो राशन वगैरह ले रहे थे, ये कर रहे थे। और एक तरफ इस तरह के हालात चल रहे थे। हम लोग मुंबई की सबसे बड़ी मार्केट APMC मार्केट वाशी में जो है वहाँ जाते थे राशन की ख़रीदारी करने के लिए। तो वहाँ हम लोग जो है दुकानों के ऊपर जाते थे तो जो भी स्टोर मतलब बड़े बड़े गोडाउन है वहाँ पे अनाजों के, हम लोग वहाँ से चावल दाल वगैरह ये ख़रीदते। लेकिन हमने वहाँ ये महसूस किया कि भी जिन चीज़ों को हम ख़रीद रहे हैं वो चीज़ों को बेचने वाले जो है उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो हमारे गैर मुस्लिम भाई है। उन लोगों से हम ये तमाम चीज़ें ख़रीदते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं हमारी वजह से उनका कारोबार हो रहा है, उनका धंधा हो रहा है। और फिर उसके बाद में उसको जब ले करके हमारे जैसे कुछ होलसेलर लोग जा कर के रास्ते पर ले जा करके उसको बेच रहे हैं, दुकान में लगा कर बेच रहे हैं, तो उनका भी बाइकआउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों के अंदर हमारे लोगों को जो है इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई इकोनॉमिकल चक्कर में हम कहाँ हैं। तो उस पर हमने गौर व फिक्र करना शुरू किया जब, तो हमने ये देखा कि हमने पाया महसूस किया कि भाई हम देश की इकोनॉमी के अंदर डायरेक्ट टैक्स पेयर नहीं है, हम देश की GDP के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। हमारे पास में मालेगांव और भिवंडी जैसे बड़े बड़े टेक्सटाइल के शहर है, मगर हम जो है उसके अंदर कपड़ा बना करके देने वाले बने रह गए मज़दूर के जैसा, मगर हमारा कोई ब्रांड नहीं है कपड़े का। तो इसके ऊपर मैंने सहज जैसा मुझे लिखने का शौक़ था, मैंने फेसबुक पर एक मजमून बनाया और मजमून बना करके इन हालात को सामने पेश किया कि क्यों ना हम हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें कोई इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसकी तरफ हमको बढ़ना चाहिए। क्या ये हो सकता है क्या? तो जब मैंने उसको जनरली ऐसी पोस्ट किया और एक व्हाट्सअप लिंक डाला कि जिन लोग इस पर डिस्कस करना चाहते हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें, तो मुझे उम्मीद नहीं थी। ये तो बात सही है कि महाराष्ट्रीयन मुस्लिम विकास परिषद पे काम करते हुए मेरा महाराष्ट्र में नेटवर्क बहुत अच्छा है और तकरीबन लाखों लोग जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से।
तो वो लोगों के अलावा जो भी लोग जो है इसके ऊपर इसको पढ़े और इसको समझे, उन्होंने उसको क्लिक किया। तकरीबन 11,500 रिक्वेस्ट्स जो है हमारे को उसके ऊपर मिली, जो महाराष्ट्र से भी थी, महाराष्ट्र के बाहर से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता वगैरह, मतलब देश के हर इलाकों से जो आई। उसके अलावा बैरून ममालिक से भी जो है, सऊदी अरब हुआ, दुबई, कुवैत, बहरीन वगैरह से लोग इसके अंदर इंटरेस्ट लेकर के जुड़ने लगे। तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है इसकी वजह से जो है मेरे अंदर और ज़रा ये हो गया कि इसको थोड़ा सा और स्टडी किया जाए। हमने सोचा इसको थोड़ा सा और रिसर्च किया जाए, एक्सपर्ट से इसके बारे में मालूमात किया जाए ये क्या है। तो हमने जूम मीटिंग्स का सिलसिला उसके ऊपर शुरू किया, क्योंकि व्हाट्सअप हमारे को मैनेज करने नहीं आ रहा था इसके ऊपर। तो हमने वो जूम मीटिंग्स के लिंक्स डालते गए, जो लोग जूम मीटिंग्स को अटेंड करते गए, ऐसा करते करते हमने वो जो 11,500 के लोग थे उनमें से कुछ कम करके उसको 4,000 तक का लेकर के आए। फिर वो जूम मीटिंग्स वगैरह होते गए और उसके अंदर से इंटरेस्टेड जो लोग थे, किस तरीके से करना, क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर हमारे साथ में जो लोग जुड़े, वो लोगों की राय ये थी कि भाई हमारे को जो है ना तकरीर करने वाला कोई फोरम नहीं होना चाहिए, हमारे को जो है उंगली बताने वाला कोई फोरम नहीं होना चाहिए। हमको जो है प्रैक्टिकल बिजनेस, कारोबार और मार्केटिंग के लिए जो है लोगों को एक जगह जोड़ करके उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हमारे को एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो अब हमने इसके ऊपर जब गौर व फिक्र किया तो भाई कैसा फोरम होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हमारा कोऑपरेटिव की तरफ ध्यान गया कि बहुत सारा महाराष्ट्र के अंदर कोऑपरेटिव का मूवमेंट चलता है। कोऑपरेटिव्स जो है, शुगर फैक्ट्रीज़ है, दूध उत्पादन है, ये वो, तो क्या किया जाए इसके अंदर से। तो हमारे जो साथ में जुड़े हुए थे, हमारे सीए साहब हैं, औरंगाबाद से है वो, अब्दुल रहीम भाई उन्होंने ये मशवरा दिया कि भाई हम लोग इसके अंदर कॉरपोरेट में जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोगों ने फिर कॉरपोरेट ये किया। तो कॉरपोरेट में हमने जो है एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में से एलएलपी को चुना कि भाई शुरुआत में हम अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में इस काम को शुरू करें, ताकि क्योंकि क्या है, लोग बड़े धोखा भी खा चुके हैं ऐसे इश्यूज़ में। तो हमारे को इस एक्सपेरिमेंट में जो नफ़ा नुकसान करना है वो हम अपना करेंगे। ईयरली जो हमारा अनुमान है उसके हिसाब से हम 4 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन के अंदर इसेंशियल कमोडिटीज़ में है, लेकिन ब्रांडिंग में हमारे पास में कुछ नहीं है। ना हम चाय के शौकीन है, हमारे पास चाय नहीं है, हमारे घर घर को नमक लगता है, हमारे पास नमक नहीं है, हमारे पास डिटर्जेंट नहीं है, हमारे पास में जो है आटा नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें। और इतना बड़ा कंज्यूमर सेक्टर जब तुम्हारे पास में अपना खड़ा हुआ है, तो फिर तुमको मार्केट के अंदर क्या करना है। और दुनिया भर में 27 ममालिक बैठे हुए जो आपसे कारोबार कर सकते हैं। आप बाहर से जो है फॉरेन करेंसी लेके आ सकते हो, आप यहाँ के टैक्सेशन सिस्टम के अंदर डायरेक्ट जा सकते हो, आप जीडीपी के ग्रोथ में अपनी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हो। तो कोई आपको पंचर वाला बोल करके मुखातिब नहीं करेगा, आपको अपनी इकोनॉमिकल और अपने लोगों को आप रोज़गार दे सकते हो और दूसरे लोगों के साथ में कारोबार कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इसमें सिर्फ जो है मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग जुड़े, इसके अंदर जो है तमाम वो लोग जो कारोबार से मुंसलिक है उनके साथ में इंटरेक्ट करके एक बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग डेवलप कर सके। आज सोने के कारोबार में हम जो है नाम मात्र है, हमारे जो है हीरा के कारीगर सूरत के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हम हीरे के बिज़नेस में नहीं है। तो ये इन तमाम चीज़ों को देख करके हमने जो है इसके लिए एक नाम सजेस्ट किया सारे लोगों ने मिल करके, और एक 10 लोगों की टीम बनी जो इसको डायरेक्ट करेंगे, जिसका नाम रखा गया मिल्लत इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम। अब इस कंपनी के ज़रिए से हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से इस कंपनी को रजिस्टर कराया, और हम लोग अपने प्रैक्टिकल इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। आपका फ्यूचर में कैसा प्लान रहेगा? फ्यूचर हम तो हमारा जो फ़िलहाल जो काम शुरू हुआ है, एक्चुअली क्या लॉकडाउन की वजह से हम इसमें अलग अलग जगह के लोग हैं और अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं इसमें। जैसे हमारे साबू सिद्दीक के हमारे जो है मंसूरा इसके अंदर जो प्रिंसिपल थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो इसके अंदर है, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इसके अंदर है, हमारे जो क्या उसको बोलते हैं बिज़नेस सेक्टर्स के लोग हैं इसके अंदर, ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले लोग इसके अंदर है। ऐसे तमाम लोग जो है हमारे साथ में जुड़ करके इसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं कि हर टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा लेना चाहिए, एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा लेना चाहिए, इंडस्ट्रियल का फ़ायदा लेना चाहिए। कंपनी ने अपना तय किया है कि हम लोग जो है ट्रेडिंग, मार्केटिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग और जो है मैन्युफैक्चरिंग, इन 4 सेक्टर के अंदर कंपनी काम करेगी। हम ट्रेडिंग करेंगे, किसी का माल लेंगे और दूसरे को उसको बेचेंगे, उसको मार्केट दिलाएंगे। दूसरी चीज़ है कि हम किसी के माल की मार्केटिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम अपना प्रोडक्ट निकालेंगे जिसकी हम जो है मार्केटिंग करेंगे, और सर्विस प्रोवाइडिंग करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टिंग होता है, रिक्रूटमेंट होता है, सिक्योरिटी होती है, ऐसे बहुत सारे सर्विस सेक्टर से उसके अंदर ये कंपनी काम करे। अब हुआ ये है
कि हम अलग अलग जगहों पर रहने की वजह से जो है कुछ लीगैलिटीज़ होती है, इन लीगैलिटीज़ को पूरा करने के लिए हमारे को जो है पेपर वर्क करने में वक्त ज़्यादा गया, क्योंकि हमारी जो है लॉकडाउन की वजह से ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही थी। 2 अक्टूबर को हमारी मीटिंग हुई है औरंगाबाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। उस मीटिंग में तय करने के बाद हमने बैंक अकाउंट खोला। बैंक अकाउंट खोलने के बाद में सब लोगों ने अपनी जो है कैपिटल अमाउंट उसके अंदर डिपॉजिट किए, और डिपॉजिट करने के बाद अभी हम लोग इस स्टेज के ऊपर आ गए थे कि हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। हमारे ट्रेडमार्क वगैरह सब रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन हमको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना था। मगर अब प्रोडक्ट लॉन्च करने की वजह से जो है अब यहाँ पे फिर लॉकडाउन आ गया। हम अपने प्रोडक्ट को जो है ऑर्डर देना था, हमारे को पैकेटिंग वगैरह डिज़ाइन करना था, तो खैर हम ये उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन हमारा निकल जाए, और लॉकडाउन के बाद में फिर नॉर्मल सी जब आएगी तो हमारा प्रोडक्ट इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन जाता है उसके 8-15 दिन के अंदर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। आपकी शख्सियत को लोग एक सीरियस काइंड ऑफ पर्सनालिटी समझते हैं, बड़ी संजीदगी भरी शख्सियत है। हम इससे आगे जा कर के पूछना चाहते हैं कि फ़ारूक अहमद ख़ान साहब को और कौन से शौक़ हैं, कि आपको गज़लों का शौक़ हो, आपको गीत गानों का शौक़ हो, या आपके खेल की कोई रुचि, या आपका अदब और शायरी से कोई लगाव, इस तरीके की बातें हम हमारे दोस्तों को हम बताना चाहेंगे आपके बारे में। ये तो ऐसा सवाल आपने किया कि मैं भी एक आम लोगों की तरह ही आम इंसान हूँ। मेरे अंदर कोई ख़ास खूबी नहीं है, और कुछ ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी होती है। मगर पता नहीं क्यों मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो पर्दे के सामने है वही पर्दे के पीछे भी है। मैं शेर व शायरी का शौक़ नहीं रखता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, मुशायरों को मैं पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। और जो है जैसे भारत में क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है, मैं क्रिकेट को देखना ही भी पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, एक मेरा मिजाज है कि मैं क्रिकेट को देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। और खेलों के अंदर अगर कभी मौका लगता है खेलों के ताल्लुक़ से, उसकी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फ़ुटबॉल को अच्छा खेल समझता हूँ। बाकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज हुई, स्विमिंग्स हुआ, साइकिलिंग हुई, ये सब मैं कर लेता हूँ, ठीक है। मैं साइकिलिंग भी करता हूँ और जो है स्विमिंग भी कर लेता हूँ। हम गांव में जाते हैं तो हम नदियों में कूद करके नहाते, बचपन से करते रहे, वो सब चीज़ें होती रही। ट्रैकिंग करता हूँ, घूमने का शौक़ है, अलग अलग जगहों पर जाना, अलग अलग लोगों से मिलना, और नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों के साथ में ताल्लुकात बनाना, उनके मिजाज को समझना और अपने आप को उनके मिजाज के मुताबिक ढालना, ये मेरा शौक़ होता है। मैं नाराज़ जल्दी नहीं होता हूँ किसी से। मैं एक तहरीकी मिजाज का हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई सिस्टम्स के ख़िलाफ़ होती है। मैं उस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करता हूँ, मगर व्यक्ति से मैं कभी नहीं लड़ता। व्यक्ति को मैं महत्व नहीं देता कि भाई इसने ऐसा क्यों किया, इसने वो व्यक्तिवाद मैं नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ें ऐसे कि फ़िल्मों का शौक़ रखता हूँ, लेकिन क्वालिटी वाइज फ़िल्में होनी चाहिए। जैसे ऐसी फ़िल्में जहाँ से कुछ संदेश मिलता हो। हिस्टोरिक फ़िल्म देखता हूँ, और जो है कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फ़िल्मों का भी जुनून नहीं है, देखा नहीं देखा। और साथ साथ में जो है मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, किताबों को पढ़ता हूँ, और ज़्यादातर मैं नए राइटर्स को पढ़ता हूँ। जो ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको पढ़ने का मैं शौक़ नहीं रखता हूँ। मैं जिसको कोई नहीं पढ़ता उसको पढ़ता हूँ। मैं उनसे मुतासिर होता हूँ कि इनके अंदर क्या है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनसे क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मेरी हॉबी बोलो या कुछ करो। और थोड़ा बहुत जो है ज़ाती तौर पे अगर बात करेंगे तो फैमिली के लिए भी मैं थोड़ा एक दिल रखता हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ, अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, और उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए फ़िक्रमंद रहता हूँ। नॉर्मली कोई मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, जैसे मतलब कि लोग समझते होंगे कि भाई बहुत अमीर है, बहुत है। मैं एक सीधा साधा मतलब नॉर्मल, हमारे पास भी हालात आते। आज लॉकडाउन के ज़माने में ये सेकंड लॉकडाउन है, फर्स्ट भी हमने झेला है, उसमें इनमें भी हम हालात से ही गुज़र रहे हैं। बड़े मतलब नाजुक मौके रहते हैं। अभी फ़ीस भरनी है, 3 बच्चे, एक लड़की है 12th पढ़ चुकी है। ये मैं जनरली ये बात करता नहीं, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है तो कहाँ से किन चीज़ों से गुजरते हैं, उसमें हॉबी में जाने का मौका ही नहीं मिलता है। ये तो उनके लिए, सेटल्ड लोगों के लिए। और फिर दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझना, समस्याओं को, दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या समझना और उसका समाधान करने के लिए जद्दोजहद करना, ये मेरी सबसे बड़ी हॉबी है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे सज्जाद के सितारे फ़ारूक अहमद ख़ान साहब उर्फ मराठा खान साहब। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इस सीरीज़ के ज़रिए, सज्जाद के सितारे के ज़रिए, हम ऐसे शख्सियत को बयान कर रहे हैं जो आज भी टीवी के स्क्रीन्स पर नहीं आए हैं,
पेपर्स, न्यूज़पेपर्स और अखबारों के पन्नों तक नहीं पहुँचे, ऐसे शख्सियत को हम इस सीरीज़ के ज़रिए बयान करते जा रहे हैं। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप भी किसी ऐसे सितारे को जानते हैं जिसने किसी भी क्षेत्र में, वो सामाजिक क्षेत्र हो, वो साहित्य का क्षेत्र हो, वो व्यापार का क्षेत्र हो या वो शिक्षा का क्षेत्र हो, अगर कोई उत्तम कार्य किया है तो ऐसे सितारे को हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें अपने बारे में और उस सितारे के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि हम सज्जाद के सितारे के ज़रिए उस शख्सियत को भी यहाँ बयान कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में सज्जाद के सितारे में।